सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं, लेकिन ख़ित्ते में जंग और गैर मामूली तौर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी को बुरी तरह से मुतासर किया है। मरकज़ी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी गुज़िश्ता साल $544 मिलियन के मुकाबले में सिर्फ $145 मिलियन तक हुई है। मई के महीने में FDI $193 मिलियन रही, जो मई 2024 में $305 मिलियन थी। माली साल 2024-25 के 11 महीनों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले माली साल के मुकाबले में 7.5% कम होकर $1.98 बिलियन थी, जो पिछले साल 2023-24 के 11 महीनों में 2.14 बिलियन रही थी। मई 2025 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $231 मिलियन मजीद शामिल हुए, जो सालाना इजाफे में 34.16% कम है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी से $37.76 मिलियन निकाले गए। मई के महीने में पोर्टफोलियो सरमाकारी से $22.5 मिलियन की सरमाकारी निकाली गई, जो मई 2024 में $34.21 मिलियन रही थी। मई में मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमाकारी $171.4 मिलियन रही, जो पिछले साल $339.84 से बहुत ही कम है। साल के 11 महीनों में मजमूई तौर पर प्राइवेट और पब्लिक सरमाकारी $1.35 बिलियन रही है, जो पिछले साल इसी मुद्दत में $1.58 मिलियन थी। मई 2025 में फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर $53.83 मिलियन FDI हासिल करके सर फहरिस्त रहा है। माइनिंग सेक्टर है जिसमें $53.38 और एनर्जी सेक्टर में $39.57 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। मई में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सरमायाकारी निकालने का रुझान देखा गया, जहां गैर मुल्की सरमाकारों ने $10.9 मिलियन निकाल लिए। माली साल के 11 महीनों में भी फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर ही ऊपर रहा, जहां $628.91 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, जो पिछले साल $577.36 मिलियन रही थी। पावर सेक्टर में $562.83 मिलियन की सरमायाकारी हुई, जो पिछले साल $613.2 मिलियन रही थी। फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, जहां रवा माली साल के 11 महीनों में $265.57 मिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, जो गुज़िश्ता माली साल के 11 महीनों से 17.21% कम हुई है, यानी सिर्फ $320.79 मिलियन रही है। फिर कम्युनिकेशन सेक्टर है, जहां $69.07 मिलियन की सरमायाकारी हुई, जो पिछले साल इसी मुद्दत में $2.2 मिलियन रही थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर से $19.01 मिलियन की सरमायाकारी निकाली गई, जबकि पर्सनल सर्विसेज सेक्टर में भी $13.93 मिलियन की कमी रिकॉर्ड हुई है। गैर मुल्की सरमाकारी में चंद सेक्टर्स में तो बेहतरी होती नजर आ रही है, लेकिन बेशतर सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से गैर मुल्की सरमाकारी का कम होना मुल्की मईशत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और इसकी वजूहात क्या हैं, खासतौर पर जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना कितना मुश्किल होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सरमाकारी के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो हम देख रहे हैं मई 2025 के जो फिगर्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, उसमें पिछले साल के मुकाबले में अच्छी खासी कमी आई है। आपके इस पोर्टफोलियो को संभालने के बाद हमें उम्मीद थी कि ये FDI ऊपर जाएगी, जो पर ईयर का एवरेज है, जो मंथली FDI है, उसमें अच्छा खासा इजाफा होगा, लेकिन इस कमी की क्या वजूहत हैं आपके नज़दीक? देखिए, मैं तो अभी रिसेंटली मैंने ये पोर्टफोलियो संभाला है, और इसमें सही आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पिछले साल से इस साल ओवरऑल जो है वो इन्वेस्टमेंट कम हुई है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज ही हमारा ये रेगुलेशंस पे एक हमने कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें भरपूर शिरकत हुई है, और सब ने हम यही मामलात कर रहे हैं कि क्या फर्दर किया जाए। और रेगुलेशन हम कर रहे हैं ताकि लोगों को ये तकलीफ़ है ना कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ बॉटल नेक्स हैं इजाज़तें लेने में और परमिशन में, और मुख्तलिफ रेगुलेशंस हैं। एक इदारा करता है, फिर दूसरे इदारे की तरफ भेज देता है, और ब्यूरोक्रेटिक काफ़ी हर्डल्स हैं जो आम इन्वेस्टर को प्रॉब्लम है, वो हम बड़ी तेज़ी से उसको निपटा रहे हैं। हमने आसान कारोबार प्रोग्राम का बिल पेश किया है कौमी असम्बली में, वो भी गया है स्टैंडिंग कमेटी में, और फिर वो उसके ऊपर अमल होगा। तो हम
चाह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है ना लोगों को, या परसेप्शन है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में चीज़ों पे अमल तेज़ नहीं होता है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, और सब चीज़ें जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक इदारा वही चीज़ पूछता है तो फिर दूसरा इदारा पूछता है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन करने में दूसरे मुल्कों में कोई 1-2 दिन लगते हैं तो हमारे यहाँ कितने महीने लग जाते हैं। ये मैं आपको बताऊँ ना, एक मेडिसन को रजिस्टर कराने में एवरेज जो हमारा पीछे लगा है ना वो 2 साल लगे। अच्छा। अब वो 2 साल में तो मेडिसन ही तब्दील हो जाती है। तो इस किस्म के तो हमारे रेगुलेशन है। हमारी ब्यूरोक्रेट्स को समझना पड़ेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, बड़ी तेज़ रफ्तार हो रहा है ना। तो मैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से हूँ, मैं तो उसी पे जोर दे रहा हूँ। फिर हमने ये जो SIV है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स, इसमें ज़मीनें जो है वो हम दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म पार्क भी है लाहौर के नज़दीक, फिर फेडमेक है फैसलाबाद के नज़दीक, और जो स्टील मिल का एरिया है ना कराची के पास, स्टील मिल जहाँ बनी थी उसके पास 6,000 एकड़ ज़मीन पड़ी है। हम कह रहे हैं कि लोगों के पास अमाउंट नहीं है कि वो पहले लैंड लें और फिर वो, क्योंकि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये उड़ान पाकिस्तान के तहत ना, तो उनको हम कर रहे हैं कि ले लें। कोई भी अगर डेवलप करना चाहता है तो 500-1,000 एकड़ उसमें से ले और वहाँ पे सड़कें बना दे, कोई ख़ुद बना दे। जो चाहे कोई बाहर की कंपनी आनी चाहती है तो वो गैस और बिजली और सड़कें तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और कुछ टाइम लगेगा। ये देखो ना, अभी हमने बड़ी तेज़ रफ्तारी से शुरू की है। मैं आपको बेहतर रिजल्ट दूंगा, लेकिन 2-4 महीने इसके लिए नहीं होते, कुछ टाइम चाहिए हमें ये रेगुलेशंस करने में, यानी सारे आसानियाँ करने में, और ज़मीनों के बारे में हम इन्वेस्टर्स को तवज्जो दिला रहे हैं। तो पाकिस्तान ये जंग के बाद आपने देखा, ये रिसेंटली पिछले महीने जो इंडिया से हमने वार की है, उसका बहुत ज़्यादा इंडिया ने हमसे वार की है, इनिशिएट उन्होंने किया है, तो उसका रिज़ल्ट जो ये हुआ है कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है। यहाँ शोरशें नहीं होंगी जो इंटरनल, लोग डरते थे ना कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत-ए-हाल ख़राब होगी। हम ख़ासकर बलूचिस्तान में मिनरल्स में और काफ़ी उसमें सरमाया का तवक्को है हमें, तो वो अब बेहतर लोग समझते हैं, इसका परसेप्शन बेहतर हो रहा है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में मैं बड़ा खुश हूँ इस मिनिस्ट्री से। मेरे मतलब की है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है। मैंने अपनी ज़ाती कंपनी के लिए 2 हमने जॉइंट वेंचर किए, मैंने अपनी बिज़नेस के लिए, ख़ुद अपने ज़ाती बिज़नेस के लिए। एक LG ग्रुप कोरिया के साथ हमने केमिकल का प्लांट लगाया, शेखुपुरा में जॉइंट वेंचर किया, और एक हमने बरनास जो मलेशियन कंपनी है उनको चावल भेजने का ना, जो वो सारा चावल, काफ़ी चावल हमसे ख़रीदते हैं हमारी कंपनी से। तो अभी क्योंकि हालात के तहत काफ़ी मुश्किल हो गए, पहले ये इतना मुश्किल नहीं था और हम जॉइंट वेंचर अपने लिए भी कर लेते थे। अब हम मिलजुल के, SIFC बड़ी मेहनत कर रही है और मैं बड़ा खुश हूँ उनके साथ मिल के फैसिलिटेट करने का, और हम भी इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन क्योंकि अभी पाकिस्तान जो है ना, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी आज से 1.5 साल पहले, और फिर ये हुआ कि सारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हो गए। अभी तो रेटिंग कंपनी भी पाकिस्तान के बारे में रेट्स बेहतर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में वो पछताएगा, क्योंकि बॉटम लाइन बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। एक बिजली की कीमत का ज़्यादा है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़रा कम किया जाए। अदरवाइज़ तो मैंने आपको बता दिया कि जो, लेकिन कैसे साहब 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है, जहां पिछले साल कोई $320 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी, अभी हम वो 265 मिलियन पर आते हुए देख रहे हैं। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा है, ऑटोमोबाइल का शोबा है, जिनकी इकॉनमी में बड़ी अहमियत होती है, तो अब जो कि स्टेबिलिटी के में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं इकॉनमी की, तो ये इन ख़ास शोबों में ये इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी की क्या वजूहत है? देखिए, ये आपने जो शोबे बताए ना, यही वो शोबे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है, उन्होंने जल्दी तेज़ी से पिछले अरसे में थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, इन मुल्कों ने जो की, तो यही शोबे हैं जो आपने गिनाए हैं ना। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, स्टील है, तो यही शोबे हैं और इसके ऊपर काफ़ी हम तवज्जो कर रहे हैं पाकिस्तान में। हम चाह ये रहे कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट पहले तो प्रोड्यूस हों और फिर वो एक्सपोर्ट की जाए। तो इसकी तरफ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी और पाकिस्तान के अपने जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो लोकल हों चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों, उनको हम तवज्जो दें। क्योंकि अभी तक मैं आपको सही बताता हूँ कि हर्डल्स नहीं ख़त्म हो रही। हमारे इदारों को समझना पड़ेगा कि फैसिलिटेट करना किस तरह होता है। ये चेक कर लेना कि किसी को रोक देना तो बड़ा आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इस नज़र से देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री की ज़रूरत है और जहाँ उसकी मुश्किलात हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की या इन्वेस्टर की, उसको हम किस तरह सहूलतें दें। कोई अगर कोई मामलात अगर उनके प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसको हल करने का बेहतर तरीका क्या कार है। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरत है। देखिए इस वक्त तो पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट की तरफ कोशिश कर रही है। ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप बने तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर की हैसियत से कहा, सऊदी अरेबिया ने उनको इनवाइट किया तो उन्होंने कहा मैं तब आपके पास आऊँगा पहले अगर आप 1000 अरब डॉलर $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हमसे तय करोगे। अब तकरीबन $700 बिलियन अब उनका विजिट हुआ है तो उन्होंने कांटेक्ट किया है सऊदी। ये सारे मुल्क गल्फ़ वाले मुल्क और सारे यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, चाइना है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमें उनको तवज्जो दिलानी है। अभी तक हम शायद कहीं हमारी लैकिंग है, उसको हमने बेहतर करना है। हमने सारे जो परसेप्शन है पाकिस्तान का वो बेहतर करना है और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आज भी कैबिनेट मीटिंग में भी ये बातें हुई हैं कि कोशिश की जा रही है कि किस तरह फैसिलिटेट किया जाए। तो कैसा ये जो फैसिलिटेशन है इसका तो बड़ा एक बेहतरीन मौका होता है जब बजट की अनाउंसमेंट होती है, बजट की तैयारी होती है कि वो उसमें आपकी वो रिफ्लेक्शन आनी चाहिए आपकी उस पॉलिसी की। लेकिन एक्सपोर्टर्स भी इस वक्त बजट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी, लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर सब इस वक्त इस बजट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि कहीं कोई फैसिलिटेशन उन्हें ऐसी नज़र नहीं आ रही कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं या अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का कोई ऐसा प्लान है जो कि बजट में नज़र आ रहा हो रिलीफ की सूरत में या फैसिलिटेशन की सूरत में। तो ये जो पॉलिसी हुकूमत या जो काबीना की जो मीटिंग्स में जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो ऑन पेपर या प्रैक्टिकली नज़र क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं, इस बजट में काफ़ी कुछ किया गया है। आपने देखा होगा जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है रॉ मटेरियल पे, उसको कम किया गया है। एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन है जो हम एक्सपोर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल आते हैं ना तो उनकी ड्यूटीज़ को कम किया गया। और फिर बजट से अलावा मैंने आपसे जिक्र किया हमारे यहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा है। और इस बजट से पहले भी मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि हम दे रहे हैं SIZ में स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन में जो ज़मीनें दे रहे हैं वो बहुत आसान शराइत पे है, उसकी कीमतें ही नहीं है, बहुत मिनिमम। और उनको जो फैसिलिटी दे रहे हैं ये 10 साल का इनकम टैक्स ज़ीरो करना, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होना, ये आला IMF को इसमें बड़े मुश्किल से उनको मनवाया गया है। और ये एक पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि सारी मशीनरी ज़ीरो ड्यूटी पे। और क्या हो सकता है, देखिए मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ये बजट से हट के है ना, जो हम रेगुलेशंस को ठीक कर रहे हैं। आज मैं हमारी आप तशरीफ नहीं लाए, आज हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सब स्टेक होल्डर्स आए थे और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जो हम तमाम इदारों को बुला के ये कह रहे हैं कि बताइए कि कहाँ है और जल्द से जल्द हमें वो बॉटलनेक्स और वो जो आपके पाबंदियाँ हैं जो लाइसेंस के लिए जो और या परमिट के लिए जो रेगुलेशन है उसको ख़त्म करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इन्वेस्टर के लिए कि उसको वन विंडो टाइप फैसिलिटी जल्दी मिले, उसका टाइम बचे और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की कमी हो, वो हम कर रहे हैं कोशिश। इस बजट में भी किया गया है, मैंने आपको ड्यूटीज़ का बताया। और अदरवाइज़ बहुत सी फैसिलिटीज़ हमने ऑलरेडी उनको एलोकेट की हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये जो स्पेशल जोन्स हैं कैसे साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बजट से हट कर भी जो फैसिलिटेशन आप देना चाह रहे हैं, ये कितना अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त लोकल इन्वेस्टर्स को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को? और इसमें अभी तक कोई सरमायाकारी के इम्कानात या इशारे आप लोगों को मिले या अभी भी सब मुस्तकबिल पर ही इसका दारोमदार है? देखिए इसमें वक्त लगता है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अभी तक, यानी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बॉटम लाइन अच्छी है, उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। हमारे यहाँ कोई थी ना शराइत थी, कंसिस्टेंट सा पॉलिसीज़ नहीं है। लोगों को ये डर है कि एक हुकूमत आती है और दूसरी हुकूमत आके उसको ख़त्म कर देती है। तो मैं बार बार कहता हूँ अपनी हर जगह हर वक्त यही कहता हूँ कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, ये मुल्क के मफाद में है। देखिए हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, हमारे इलेक्शन होते हैं और हमारे यहाँ वैसे भी यानी 5 साल भी बड़ी मुश्किल से एक हुकूमत को मिलते हैं। तो लोगों को एक तो डर ये होता है कि ये पॉलिसी एक हुकूमत बनाएगी वो आके दूसरी हुकूमत तब्दील कर देगी।
तो हम सबको मिल के, पीपल पार्टी इस वक्त उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, हमारी अपनी है, पीटीआई की अपनी है, तो तमाम जमातों को और कुछ नहीं, दुनिया में ये होता है, दुनिया में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती हैं, एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़, और ये इसमें जो डर होता है ना, जो आप पूछ रहे हैं वजह क्या हो रही है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, दूसरा कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज़ हमारे यहाँ नहीं रही, तो हमें उसको ख़त्म करना। अगर हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है और तरक्की देना है तो ये सबको मिल के, मुल्क तो सबका है ना जी, तो इसमें तो कोई अर्ज नहीं है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है। हम एक बना लें कि बांग्लादेश ने यही किया, उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाई, तो हमें भी ये करना होगा ताकि लोगों को जो इन्वेस्ट करता है उसको कॉन्फिडेंस हो कि ये पॉलिसियाँ लंबे अरसे के लिए हैं। सही, तो कैसा भी ये जो स्पेशल जोन्स हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक अगर आप सेक्टर वाइज बता सकें कि किन सेक्टर्स के लिए ज़्यादा फैसिलिटेशन है, किन सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकता है और इस स्पेशल जोन में अपना वो एक बेहतर तौर पर अपने आप को पोर्ट्रे कर सकता है। इस स्पेशल जोन में कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री लगाए, चाहे वो लोकल प्रोडक्शन करे या एक्सपोर्ट करे, इसमें नहीं है। लेकिन हम अब जो ज़मीनें दे रहे हैं, जो फ्री देना चाह रहे हैं, हज़ार एकड़ या 500 एकड़ स्टील मिल की जगह पे, उसमें कुछ ये पाबंदी होगी कि कुछ साइजेबल उसकी एक्सपोर्ट हो, जो इंडस्ट्री लगे वो एक्सपोर्ट लोकल के अलावा, क्योंकि लोकल भी जो बनती है ना, वो हमारी जो इंपोर्ट हो रही है उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है, वो भी चीज़ें यानी जो इंपोर्ट होती है उसकी जगह पे प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट हो, उसको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी। उसी को ये जो ज़मीनें बिल्कुल फ्री हम देना चाह रहे हैं कि डेवलप करे, बाहर वाला कोई या पाकिस्तानी कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो 500,000 एकड़ ज़मीन ले ले, खुद डेवलप करे, ताकि जल्दी से रोडें बने, बिजली मिले, गैस मिले, पानी मिले, और फिर उसको बग़ैर किसी चार्जेस के, बग़ैर अब किसी कीमत के हम उनको देना चाह रहे हैं। ये मैं ओपनली आपके थ्रू इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पहली बार पाकिस्तान में इसको सोचा गया है कि वहाँ ज़मीन तकरीबन 7 करोड़ रुपए एकड़ है, जहाँ हम ये सोच रहे हैं कि फ्री ऑफ कास्ट लैंड ले, लेकिन उसको कोई एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री उसमें लगे, कम से कम कुछ सिग्निफिकेंट हमें फिजिबिलिटी वो बताएं कि इतनी हम उसमें एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो फैसिलिटीज़ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बिज़नेस ही थ्रू आउट करता रहा हूँ, मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है, और मेरी वाहिद अल्लाह के फजल से फैमिली है जो तीनों बड़े मेजर चैम्बरों के प्रेसिडेंट रहे। मैं खुद कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा, मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बना, और मेरा फर्स्ट कज़न जो है वो मियाँ जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। तो हम लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, इसी फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी। अभी भी लोगों को एप्रीहेंशन है, पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी भी मैंने आपको बताया कि ये हमें उनको यकीन दिलाना पड़ेगा। यानी मैं बड़ा करीब हूँ इन सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से और ट्रेडर से, तो मेरी बात पे इतबार भी करते हैं। हाँ। इंशाल्लाह मैं तो कैसा ये वो बेहतरीन रिलीफ या वो एक बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं जो आप नई इंडस्ट्री या उन जोन्स में बनने वाली इंडस्ट्री को आप देना चाह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है इस वक्त, जो उन लोगों की मुश्किलात हैं उनकी फैसिलिटेशन या रिलीफ के लिए इस वक्त क्या हुकूमत के पास प्रोग्राम है? जो इंडस्ट्री इस वक्त लगी हुई है ना, उसको प्रॉब्लम से 2 मेन प्रॉब्लम थे। एक तो इंटरेस्ट रेट, यानी बैंक का रेट बहुत ज़्यादा था, 22% था पॉलिसी रेट। वो आपने देखा कि 1 साल में, 1.25 साल में 22 से 11 आ गया। वो तो एक काफ़ी रिलीफ मिल गया उसको जिसने भी नया लेना है। और दूसरा प्रॉब्लम है बिजली का, उसमें बाद लोगों ने तो सोलर पे अपनी इंडस्ट्री कन्वर्ट की है, लेकिन अभी भी बिजली की सस्ता होना दूसरे मुल्कों में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में या हमारे कंपटीटर्स में जो पावर के निर्ख हैं वो कम है। एक प्रॉब्लम उनको ये है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम छोटी इंडस्ट्री को, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ ना, हमारे यहाँ क्या होता है, कर्जा जो है वो चंद लोगों को मिलता है, चंद। ये टर्फ दिया गया पीटीआई के दौर में, और मैं उस वक्त मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था, मैं बार बार कहता रहा कि 3 अरब डॉलर सिर्फ 150 लोगों को टर्फ दे दिया गया, 150, और वो नाम भी आज तक रिवील नहीं किए। स्टेट बैंक को मैं बार बार पूछता रहा उनसे कि मुझे नाम ही बताएं, सिर्फ अमीर आदमी को। और उसके बाद पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने डिफ़ॉल्ट बचाया है। तो इस किस्म की पॉलिसियाँ जो होती हैं, जब तक आप SMEs को, स्मॉल एंड मीडियम स्केल लोगों को
लोन नहीं देंगे, कर्जे नहीं देंगे आसान। इस वक्त टोटल जो पाकिस्तान में कर्जे मिलते हैं उसमें 6% SMEs को मिलता है या एग्रीकल्चर को मिलता है। तो हम मार्केटों में जाते हैं, देखते हैं हमारे लोगों के पास, बेचारों के पास क्या करें, उनके पास पैसे नहीं है और उनको किसी रेट पे कर, और बाज़ार से वो बहुत ऊंचे रेट पे, डबल बैंक के रेट से डबल से बाज़ार से वो लेते हैं। तो ये हमें अपने मुल्क में जो इंडस्ट्री, ये इंजन ऑफ ग्रोथ होता है SMEs, तो उनके लिए हमें करना पड़ेगा ना ये चीज़ें। ये भी कर रहे हैं हम, इस बजट में भी हमने पहले से उसका है कि हम आसानी से SMEs को कर्जा मिलेगा। ये भी एक एडिशनल फैसिलिटी है जो पिछले बजट में भी की गई और इस बजट में भी की गई। और ये आप देखिए तो कैसा भी जो पॉलिसियों के तसलसल की आप बात कर रहे हैं, अगर ये इस पोर्टफोलियो पर अगले 6-8 माह या साल आप रहते हैं, चूँकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत जल्दी मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज भी तब्दील होते हैं, अगर इसमें भी कंटिन्यूटी रहती है तो अपने आपके टारगेट 6 माह या 8 माह या 1 साल बाद क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के? ये अभी हम इस जून में ये बजट आ जाए ना, आप मेरे से जुलाई में ज़रूर पूछिएगा, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। आपको सारे हम स्टेक होल्डर से डिस्कस करके एग्जैक्ट आपको फिगर ज़रूर देंगे। मैं आप जुलाई के मिडल में आप मेरे से पूछिएगा, नेक्स्ट ईयर के हम जो फिगर्स हैं वो पूरा स्टडी कर रहे हैं उसको, और हालात के ऊपर डिपेंड करता है। ये नई खित्ते में जंग हो गई, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं उसको, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ती है। अल्लाह करे ये जंग जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि ये हमारे खित्ते के लिए कोई अच्छी नहीं है, कोई ये भी शगुन अच्छा नहीं है या कोई अच्छा यानी प्रॉस्पेक्ट्स इसमें नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, खित्ते के जो हालात हैं। अब देखिए ना, पेट्रोल पिछले 2 हफ्ते में 10% बढ़ गया, किसको पता था? वो डिपेंड करता है हमारी एनर्जी कास्ट क्या है, उसके ऊपर और बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ की फिजिबिलिटी जब बनती है तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, वज़ीर सरमाकारी जो थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत होगी ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची की पहचान रोशनियों का शहर कभी हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि रोशनियों के इस शहर को अंधेरों के ताजिर के हवाले कर दिया गया है। आप बिल्कुल दुरुस्त समझें, यहाँ जिक्र हो रहा है के इलेक्ट्रिक का, जिसकी नाअहली और लालच ने एक अच्छे भले मुनाफा कमाते इदारे को एक सफ़ेद हाथी में बदल डाला है। ये सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग नहीं है, बल्कि बिजली के नाम पर आवाम से की जाने वाली नाइंसाफ़ी, नाअहली और मुनज़्ज़म नौसरबाजी की वो दास्तान है जिसे के इलेक्ट्रिक लिख रही है और कराची वाले भुगत रहे हैं। वही कराची जो पाकिस्तान का दिल है, इसका सनती और तिजारती हब है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक ऐसे इदारे के रहमो करम पर है जो अब ना आवाम की खिदमत कर सकता है और ना ही अपनी बका की ज़मानत दे सकता है। के इलेक्ट्रिक जो एक वक्त में मुनाफा बख्श इदारा था, अब माली बदहाली, अंदरूनी इंतशार और मफलूज इंतज़ामिया का नमूना बन चुका है। के इलेक्ट्रिक पर यह जवाल अचानक नहीं आया, ये एक सुस्त मगर मुसलसल जहर था जो इदारे के जिस्म में कई सालों से सरायत करता जा रहा था, और इस जहर का नाम है लालच। मुस्तकबिल की मंजरबीनी से चश्मपोशी और इस हवाले से हिकमत अमली वज़ा ना करना। पूरी दुनिया ने सोलर एनर्जी की बढ़ती हुई ज़रूरत और सलाहियत को महसूस किया, माना और इसे फौरी अपनाया। 2016 में ही माहिरीन ने खबरदार कर दिया था कि सोलर एनर्जी अब कोई महंगी अयाशी की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जाएगी। मगर इस वार्निंग से भी के इलेक्ट्रिक की आंखें नहीं खुली, कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। आज लोग सवाल पूछते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने क्या किया, तो इसका बहुत ही सीधा और सादा जवाब यही है कि वही कुछ किया जो उसे सबसे बेहतर आता है, यानी कि कुछ भी नहीं। जहां तरक्की याफ्ता ममालिक और यहाँ तक के पाकिस्तान के शहर और गांव भी सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ने लगे, वहाँ के इलेक्ट्रिक ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही। सार्फिन को सोलर पैनल्स किराए पर देने या उनकी माली मुआवनत के मंसूबे मौजूद थे, मगर उन पर अमल करना के इलेक्ट्रिक की तरजीह ही ना थी, क्योंकि हुकूमत के इस लाडले और बिगड़े बच्चे की सारी तवज्जो सार्फिन की जेबें खाली करने पर मरकूज थी। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ये सादा सी नालायकी थी या किसी बड़े मालियाती मफाद की हिफाजत थी? इस सवाल का जवाब हर सारिफ के बिल में छुपा हुआ है, और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बेहतरीन सार्फिन के इलेक्ट्रिक को 3 तलाक देकर सोलर की तरफ जा चुके हैं और के इलेक्ट्रिक खाली खोखला खौल बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने
16,600 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए हैं, जो 2023 के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा हैं। और इसमें कराची मुल्क के दीगर हिस्सों से थोड़ा आगे ही नज़र आता है। जब के इलेक्ट्रिक के दर्जनों सार्फिन ने अपने घरों और दफातर की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए तो के इलेक्ट्रिक ने इसे संजीदगी से लेने के बजाय सिर्फ खामोशी से तमाशा देखा। ना कोई मुतबादल मनसूबा, ना कोई लाहे अमल। अब के इलेक्ट्रिक के पास वो सार्फिन बाकी हैं जो या तो कम आमदनी वाले हैं या जिन्हें सोलर पैनल के लिए सरमायाकारी की सहूलत मैसर नहीं है, यानी ऐसे सार्फिन जो बिजली चोरी करते हैं या बिल नहीं देते। और यूं कंपनी की रिकवरी की शरह 78.4% पर गिर चुकी है, जो इस बात की खुली दलील है कि न सिर्फ सारिफ जा चुके बल्कि के इलेक्ट्रिक पर लोगों का एतमाद भी उनके साथ ही रुखसत हो चुका है। 2025 में के इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी है जो 2022 के मुकाबले में तकरीबन 11% सुकड़ चुकी है। नेपरा के आदादो शुमार जो आपसे शेयर कर लेते हैं। इन आदादो शुमार के मुताबिक कंपनी ने 2024 में 15,025 गीगावाट घंटे की बिजली फरोख्त की है, जबकि 2022 में ये मिक़दार कहीं ज़्यादा थी, 16,763 थी। अब यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि के इलेक्ट्रिक सिर्फ टेक्निकी नहीं बल्कि इंतज़ामी तौर पर भी बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर अक़लियती शेयर होल्डर्स का गैर कानूनी कब्जा है और ये कब्जा बरकरार रखने की कशमकश फैसला साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है, क्योंकि जब इदारे के मालिकों को सिर्फ मुनाफा और इस मुनाफे की गैर मुल्की करेंसी में वापसी की फ़िक्र हो और जब अवामी खिदमत महज एक इश्तिहार में दिखाई दे तो फिर नतीजा यही निकलता है कि इदारा खुद भी बर्बाद होता है और कौम को भी अंधेरों में धकेल देता है। इस पर हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत आवाज़ उठाई है, मगर अरबाब इख्तियार के कानों पर पड़े पर्दे बहुत मोटे हैं। मगर अब कुछ उम्मीद पैदा हुई है क्योंकि वजारत तवानाई ने बिल आखिर होश में आकर नेपरा के इस हालिया फैसले को चैलेंज किया है, और वो क्यों ना करती। ज़रा इन आदादो शुमार पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि के इलेक्ट्रिक कैसे कराची नहीं बल्कि कौमी ख़जाने पर भी एक बोझ बन रही है। नंबर 1, 600 अरब रुपए का नुकसान। जी हाँ, 600 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को अगले सिर्फ 7 सालों में के इलेक्ट्रिक टैरिफ की मौजूदा स्कीम के बाइस होगा। दूसरा, 36 अरब रुपए सालाना का बोझ सिर्फ रिकवरी लॉसेस की मद में सार्फिन पर डाला जा रहा है, यानी जो बिल नहीं देते उनकी सज़ा उनको दी जा रही है जो बिल वक्त पर अदा करते हैं। और ये मंतक नेपरा ने कहाँ से सीखी, ये नेपरा ही बता सकता है। अब इसके अलावा 82.5 अरब रुपए बंद पावर प्लांट्स को दिए जा रहे हैं, यानी जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे वो भी के इलेक्ट्रिक के खातों में मुनाफा लिखवा रहे हैं और आवाम को अंधेरे में रख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा काबिल मजम्मत बात, 12% मुनाफा अमरीकी डॉलर में के इलेक्ट्रिक को दिया जाएगा, यानी महंगाई का बोझ, डी वैल्यू होती करेंसी और माशी बहरान में भी इदारा मालकान को डॉलर में नफ़ा पहुँचेगा। कोई है जो जिम्मेदारों से सवाल करे कि जब आम पाकिस्तानी को बिजली के बिल में रिलीफ नहीं तो के इलेक्ट्रिक को मुनाफा डॉलर में देने की मंतक आखिर किसके दिमाग की फलसफियाना सोच का नतीजा है। अब कौम सिर्फ एक रिव्यू पिटीशन नहीं चाहती बल्कि वो एक मुकम्मल एहतसाब, एक शफाफ इस्लाहाती अमल और के इलेक्ट्रिक की रीस्ट्रक्चरिंग का मुतालबा कर रही है। रोशनियों के नाम पर अंधेरों का सौदा करने वालों को अब जवाब देना होगा, क्योंकि अब कराची के शहरी मजीद तारीकी, मजीद लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने इस वक्त सोने की तलब में कमी कर दी है, जिसके नतीजे में आलमी और मकामी मार्केट में हमने सोने की कीमत को बढ़ता हुआ देखा। रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल है, कभी ये कीमत ऊपर जा रही है, कभी ये कीमत नीचे आ रही है। ये इजाफा जंगी सूरत हाल, माशी बेयकीनी और इन्वेस्टर्स की महफूज असासों की तरफ मुंतकली की वजह से देखा जा रहा है। अब आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में मुसलसल हमने तीसरे रोज़ भी कमी का रुझान देखा है। आलमी मार्केट में सोना फ़ी ऑन्स $20 सस्ता हुआ है, जबकि उससे पहले कीमत बढ़ रही थी तेज़ी से, जबकि मकामी तौर पर 24 कैरेट सोने की फ़ी तोला कीमत में मज़ीद 2,245 रुपये की कमी हुई है। हम लोकली कीमत की बात करें जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जिसके बाद फ़ी तोला सोने की कीमत 3,59,055 रुपये हो गई और सोने की कीमत में कमी का सिलसिला गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है। अब इस दौरान
फ़ी तोला मकामी नर्ख तकरीबन 2,945 रुपये और आलमी रेट फ़ी ऑन्स $54 तक कम हो चुके हैं। अच्छा हो रहा है, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में वो ऊपर जा रही हैं और उसका एक इम्पैक्ट हम अपनी इकॉनमी पर भी प्रेशर की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमने देखा कि 2 रोज़ पहले ऑयल प्राइसेस हमारे मुल्क में भी बढ़ाई गई और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो मज़ीद पाकिस्तान की इकॉनमी पर ये बोझ बढ़ सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने एशिया पैसिफिक के टॉप इकॉनमिस्ट और चीफ ग्लोबल इकॉनमिस्ट मलेशिया से शान सईद साहब को ऑन बोर्ड लिया है कि वो आएँ और बताएँ, चूँकि इससे पहले भी कई बार ऐसी प्रेडिक्शंस शान सईद साहब की जानिब से की गई हैं, ख़ासतौर पर सोने की कीमत के हवाले से, ऑयल प्राइसेस के हवाले से, जो कि कोई उनका जो परसेंटेज है सही होने का वो 70% से भी अबव है। 80 to 85% की प्रेडिक्शंस भी इस बारे में सही साबित होती हैं। शान सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। शान साहब, पहले ज़रा हम गोल्ड प्राइस पर आ जाते हैं। जो गोल्ड प्राइस की फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं, एक रोज़ मार्केट ऊपर जाती है, एक रोज़ मार्केट नीचे आ जाती है, तो ये जो जंगी हालात हैं इसका ये किस नौइयत का असर है कि ये कीमत कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है? ऐसा नहीं हो रहा कि लगातार कीमत ज़्यादा होती रहे, लगातार कम होती रहे? गोल्ड में इस वक्त जो है वो इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन जो है वो कुछ ऑफलोड कर रहे हैं और कुछ पोजीशंस ले रहे हैं। तो जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग सेफ हेवन, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, उसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जो मार्केट में हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो 1970s में हुआ था, ऑयल शॉक। तो 1973 से मार्च 1974 में एक ऑयल शॉक आया था और 1970s में भी ऑयल और गोल्ड इसी तरह बढ़ा था। तो मेरा ख्याल है गोल्ड जो है वो बढ़ता रहेगा। उसकी 3 वजूहात हैं बेसिकली। यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट होगा। जैसे ही ये ईरान और इजराइल की जंग बढ़ी और इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि जो यूएस की इस वक्त क्या पोजीशन है। तो यूएस की पोजीशन इस वक्त काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से डॉलर की पोजीशन भी जो है वो वीक होती जाएगी। तो डॉलर की पोजीशन वीक होगी तो गोल्ड बढ़ेगा। दूसरी वजह ये है कि सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी गोल्ड की जो होल्डिंग्स हैं, गोल्ड की जो परचेज है वो बढ़ा दी है। चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो और बहुत सारे ममालिक हैं, जॉर्डन है, इराक है, इंडोनेशिया है। तो उनकी वजह से जो है वो गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है, जो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है ये बढ़ता जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा पूरी दुनिया में इक्विटी मार्केट जो हैं और बॉन्ड मार्केट जो हैं, वहाँ से लोग पैसा निकाल के 3 एसेट क्लास में पोजीशन ले रहे हैं। एक तो है रियल एस्टेट जो 1970s में हुआ था, ऑयल एंड गैस जो अभी दोबारा हो रहा है, और गोल्ड एंड सिल्वर। इस साल जो है सिल्वर 23% बढ़ा है। इस वक्त सिल्वर की प्राइस जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ $37 पर आउंस है। और गोल्ड जो है वो 30% बढ़ा है ईयर टू डेट। और गोल्ड जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $3387 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा था अप्रैल में ये गोल्ड जो है वो $3500 पर आउंस पे टच करके नीचे आया था। तो शान साहब, अगर ये जंगी सूरत हाल इस वक्त प्रोलॉन्ग होती है और ईरान और इसराइल के साथ इन केस अगर अमेरिका अभी तो वो सिर्फ बयानात किए तक इस जंग में मौजूद है, अगर वो प्रैक्टिकली कोई अपना इंटरफेरेंस इसमें करता है तो फिर ये कीमत क्या बहुत तेज़ी के साथ ऊपर भी जा सकती है? मेरा ख्याल है बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। अगर आपने रिसेंट रिपोर्ट देखी हो, JP मॉर्गन कह रहा है $6000 पर आउंस जो है 2029 तक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। हमने जो IQI ने इस साल के शुरू में कहा था यहाँ मलेशिया की न्यूज़पेपर में कि गोल्ड की जो प्राइस है इस साल 2025 में वो $3000 और $5000 पर आउंस पे ट्रेड करेगी। और इस वक्त बहुत सारे ग्लोबल बैंक, UBS, सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और जो IQI, हम सब यही कह रहे हैं कि साल के आखिर में जो गोल्ड की प्राइस है वो $4000 पर आउंस के करीब जो है ट्रेड करेगी। तो ओवरऑल मार्केट में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े बुलिश हैं, क्योंकि ये है टेंजिबल एसेट्स। आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं, रियल एस्टेट अपने घर को टच कर सकते हैं, ऑयल गैस को टच कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, आर्ट्स।
तो ये सारी वो चीजें हैं जो टेंजिबल एसेट्स जो 1970s में लोगों ने जिसमें पैसे बनाए थे। अच्छा शान साहब, ये जो गोल्ड प्राइस, ज़ाहिर गोल्ड है उससे हर आदमी की लाइफ तो नहीं इम्पैक्ट होती, वो हर आदमी की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा नहीं, लेकिन ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो हर वो शख्स जिसके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र करता है तो उस तक उसके असरात आते हैं। जो ऑयल प्राइसेस इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, ये अभी थम जाएंगे या जंगी सूरत हाल में ये भी अभी मार्केट इंटरनेशनल ऊपर जाती रहेगी? आपने खुद देखा होगा 13 जून से लेके आज तक गोल्ड की प्राइस में 10% इजाफा हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑयल प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं, ऑयल प्राइस जो है वो $77 पर बैरल पे ट्रेड कर रही है। तो 13 जून से आज तक जो है ऑयल 10% इंक्रीज कर गया। तो अब अगर मजीद ये जंग बढ़ती है तो ऑयल जो है वो मजीद बढ़ता जाएगा। हमने यहाँ पर लोकली मलेशिया की न्यूज़पेपर में कहा था कि शॉर्ट रन में मैं देख रहा हूँ $64 to $67 पर बैरल पे। लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं, जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हम 3 से 6 महीने की बात कर रहे हैं, 77 से $83 पर बैरल पे। और साल के आखिर में हम देख रहे हैं कि 83 to $117 पर बैरल पे ट्रेड करेगा। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, JP मॉर्गन कह रहा है शायद साल के आखिर में ये $120 पर बैरल पे भी ट्रेड कर जाए। तो सिचुएशन बड़ी अनसर्टेन है और इसका सारा जो है डिपेंड करता है कि ये जो वॉर है ये किस समत में जाएगी। लेकिन आप कोई भी अखबार उठा के देख ले, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे फाइनेंशियल टाइम, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब यही कह रहे हैं कि वॉर की एस्केलेशन में मजीद इजाफा होगा। आपकी बात 100% दुरुस्त है। ऑयल का इम्पैक्ट हर इंसान को होता है और जब ऑयल बढ़ता है तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होता है? प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, सेंट्रल बैंक इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। तो सेंट्रल बैंक इस वक्त गवर्नर होना सेंट्रल बैंक का इस वक्त सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, उससे मजीद जो है वो अफरात-ए-ज़र। तो शान साहब, इसका मतलब ये कहा जा सकता है इस वक्त कि दुनिया एक बार फिर एक ग्लोबल इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रही है और ज़ाहिर है उससे दुनिया का हर मुल्क ही मुतासर होगा। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसमें सिर्फ कोई पाकिस्तान या किसी 2-4 ममालिक की बात नहीं हो रही, ओवरऑल दुनिया इस वक्त मजमूई तौर पर एक नए महंगाई के तूफान की जानिब जा रही है। बिल्कुल, लेकिन हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं जो 1970s में हुआ था। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन वो ज़्यादा होता है और आपकी आमदनी GDP ग्रोथ जो है वो कम होती है, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है ठीक 52-53 साल बाद, और ये मेरा ख्याल है ये ग्लोबल इकॉनमी 2027 से, मैंने पहले कहा था एक इवेंट में मैं गया था 2022 में, और मैंने कहा था ग्लोबल इकॉनमी 26-27 से पहले नहीं रिकवर होगी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ग्लोबल इकॉनमी 2030 से पहले नहीं रिकवर होगी। इसी तरह अनसर्टेनिटी रहेंगी, जियोपॉलिटिकल रिस्क रहेंगे, डिफॉल्ट्स होंगे, करेंसीज में क्राइसिस आएगा, बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस आएगा, इक्विटीज़ में क्राइसिस आएगा। तो ग्लोबल इकॉनमी 2030 से पहले नहीं रिकवर करने वाली, क्योंकि ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये बड़े एक डेंजरस राउट की तरफ चलेंगे और यहाँ से जो है निकलना एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, चीफ ग्लोबल इकोनॉमिस्ट मलेशिया से हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।